नमस्कार दोस्तों। बंगाल में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक साल पहले ही जिस नेता को जायंट किलर की उपाधि मिली थी, आज वही नेता पिजन होल्ड हो चुका है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ ममता बनर्जी की। मई 2021 में जब दीदी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तो चारों तरफ उन्हीं की धूम थी, उन्हीं की चर्चा थी कि कैसे उन्होंने बीजेपी की मैसिव इलेक्शन मशीनरी को जमींदोज कर दिया। बीजेपी जो इस बार बंगाल में 200 सीटों का सपना संजोई हुई थी, उसे दीदी ने 100 भी पार नहीं करने दिया और व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही उन्होंने बीजेपी का खेला कर दिया। मगर वो कल की बात थी। आज एक साल से भी कम समय में ममता बनर्जी एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस तक जूझती नजर आ रही हैं और 220 एमएलए के समर्थन के बावजूद वो आज पॉलिटिकली वनरेबल हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि एक साल से भी कम समय में ऐसा क्या हुआ जो उनकी ये स्थिति बन गई। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार बंगाल में 18 सीटें जीत गई। उसका ये नारा टीएमसी 2019 में हाफ और 2021 में साफ अब अचीवेबल लगने लगा। मोमेंटम बीजेपी के साथ था और ममता बनर्जी 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही थी। टीएमसी पर कट मनी और करप्शन का एलिगेशन था और 30% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण या यूं कहें कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के चार्जेस भी ममता बनर्जी पर अक्सर लगते थे। माहौल भाजपा के पक्ष में बनने लगा था और इसमें एक बड़ा योगदान ऐसे नेताओं का था जो टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे। इनमें प्रमुख नाम थे शुभेंदु अधिकारी, मिहिर गोस्वामी और दिनेश त्रिवेदी। मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह जैसे टीएमसी के बड़े नेता तो 2019 चुनाव के पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। ममता बनर्जी एक जमीन से जुड़ी नेता हैं और वो बखूबी जमीनी हकीकत को समझ चुकी थी। वो इस बात को भली भांति जान चुकी थी कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो 2021 में बीजेपी को बंगाल की सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चुनौती कड़ी थी और वक्त बेहद कम, तो जो कुछ भी करना था जल्दी करना था। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने फिस्कल प्रूडेंस को ताक पर रखकर सोशल वेलफेयर स्कीम्स की तरफ अपना ध्यान लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत को दीदी ने बंगाल में लागू नहीं किया। उन्होंने दिसंबर 2016 में स्वास्थ्य साथी स्कीम को लॉन्च कर दिया। इस स्कीम में राज्य के वल्नरेबल सेक्शंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनके परिवारों को राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त था और इसका सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट वहन कर रही थी। इस स्कीम में करीब 2.5 करोड़ लोग कवर थे और इसका ईयरली बजट करीब 900 करोड़ का था। 2021 के चुनाव को देखते हुए नवंबर 2020 में इस स्कीम के दायरे का विस्तार किया गया और अब इसमें बंगाल की पूरी पॉपुलेशन को कवर करने का प्रोविजन रखा गया। 2021 में इसका ईयरली बजट 2000 करोड़ से भी अधिक था। ये स्कीम दीदी और बंगाल की जनता के लिए विन विन सिचुएशन थी। प्रॉब्लम बस एक ही थी कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसे कहां से लाए जाएं। 2021 का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार स्कीम लॉन्च कर दिया। इस स्कीम में प्रत्येक महिला के अकाउंट में हर महीने 500 रुपए देने का प्रोविजन रखा गया और SC/ST परिवार की महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपए। इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे ममता बनर्जी का ये लॉजिक था कि कोरोना में महिलाओं की सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गई हैं और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। तो देखते ही देखते कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं ने लक्ष्मी भंडार स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया। इस स्कीम से स्टेट एक्सचेकर पर हर साल करीब 16,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, जबकि साल 2021-22 में राज्य का रेवेन्यू डेफिसिट 26,755 करोड़ का है, जो कि स्टेट के जीएसडीपी का 2% है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कहीं डेफिसिट है तो उसकी भरपाई लोन से की जाती है। गवर्नमेंट ने भी डेफिसिट को पूरा करने के लिए मार्केट से अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच 52,000 करोड़ का लोन लिया, जो कि पिछले साल सेम पीरियड में लिए गए लोन से 17,000 करोड़ अधिक था। हालात अब ये हैं कि बंगाल पर कुल 5 लाख करोड़ से भी अधिक का भारी भरकम कर्ज है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब लोन रिपेमेंट में जाता है और इसके कारण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं।
पैसों की कमी के कारण 10 नई यूनिवर्सिटीज जिन पर 2016 में ही काम शुरू हो गया था, उन्हें अब रोक दिया गया है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कलकत्ता तक में रोड्स के मेंटेनेंस का काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे अब आम बात हो गई है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी फाइनेंस की स्थिति को समझ नहीं रही है। वो देश के बड़े उद्यमियों से कई बार मिलकर बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए अपील भी कर चुकी हैं, मगर लगता है कि बंगाल की इमेज अब एक ऐसे राज्य की बन चुकी है जहां बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही चैलेंजिंग हो चुका है और इसके लिए काफी हद तक दीदी खुद ही जिम्मेदार है। बंगाल में खराब बिजनेस एनवायरनमेंट और उसकी प्रिकेरियस फाइनेंशियल कंडीशन को तो शायद दीदी एक बार को लेगेसी इश्यूज बताकर टाल भी दे, मगर राज्य में खराब होती लॉ एंड ऑर्डर को तो वो 10-11 साल पहले की सरकार पर नहीं डाल सकती, और वो भी तब जब होम मिनिस्ट्री खुद ममता बनर्जी के पास है। पिछले 2-3 महीनों में राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे ऐसा लगता है कि राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और कानून का डर अब रहा ही नहीं है। 18 फरवरी 2022 की रात में कलकत्ता से सटे हावड़ा में स्टूडेंट लीडर और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के मेंबर अनीस खान को उसके घर में घुसकर 4 पुलिस कर्मियों ने 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब इस घटना की खबर बाहर आई तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अनीस खान एक पॉपुलर स्टूडेंट लीडर था और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। चूंकि अनीस खान एक उभरता हुआ नेता था, तो ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने उसकी हत्या टीएमसी के किसी नेता के कहने पर ही की थी। जिन पुलिस वालों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिए जाना पब्लिक को बेहद आक्रोशित कर दिया था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे और दबाव में आकर ममता बनर्जी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने भी खाना पूर्ति करते हुए 2 पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया और 1 होमगार्ड को डिसमिस कर दिया, मगर अभी तक वो इस बात का पता लगाने में नाकाम रही है कि पुलिस ने किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया। अनीस खान का परिवार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है, मगर ममता जी ने अभी तक सीबीआई इंक्वायरी के लिए मंजूरी नहीं दी है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2007 में रिजवानुर रहमान, जो कि एक कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनर था, उसने पुलिस के प्रेशर में सुसाइड कर लिया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन की बेटी से शादी की थी। रिजवानुर रहमान वाली घटना ने कहीं ना कहीं लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को मुसलमानों से दूर कर दिया था, जिसका फायदा ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव में बखूबी उठाया था। इतिहास की एक आदत रही है दोस्तों, वो खुद को दोहराता जरूर है, और अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या अनीस खान वाली घटना में भी ऐसा ही कुछ होगा। बंगाल अभी नॉर्मल हो ही रहा था कि ऐसी खबर आती है कि 21 मार्च को बिरभूम जिले के रामपुरहाट गांव में 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 8 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई और एक महिला ने कुछ दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना ने सारे देश को झकझोर दिया और जिस बिरभूम और रामपुरहाट को शायद ही बंगाल के बाहर कोई जानता भी होगा, वो आज सुर्खियों में था। गवर्नमेंट और ममता बनर्जी ने भरपूर कोशिश की कि इस घटना का दोष बीजेपी पर डाल दिया जाए, मगर वो जल्दी समझ गई कि इस घटना में इन्वॉल्व सभी लोग, चाहे वो पीड़ित हो या परपिट्रेटर, कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी से जुड़ा है, और ऐसे में विपक्ष पर हमलावर होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। टीएमसी का डिप्टी प्रधान बहादुर शेख, जो कि सिर्फ कुछ साल पहले तक मुफलिसी की जिंदगी जी रहा था, उसने 2011 में टीएमसी की गवर्नमेंट बनने के बाद जबरदस्त तरक्की की। बिरभूम डिस्ट्रिक्ट बालू के अवैध खनन के लिए जाना जाता है और इस काम में रोज लाखों रुपए के लेन देन होते हैं। ऐसे ही किसी लेन देन में हुई गड़बड़ी के कारण टीएमसी के ही राइवल फैक्शन ने बहादुर शेख की 21 मार्च की शाम को हत्या कर दी, और इसके जवाब में बहादुर शेख के समर्थकों ने बदले की कार्यवाही करते हुए 4 घरों में आग लगा दी, जिससे 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। दोस्तों, जिन 9 लोगों को जिंदा जलाया गया उनमें बच्चे भी थे, महिलाएं थी, मगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बहादुर शेख की हत्या में शामिल था। इस घटना की सबसे खराब बात यह रही कि पुलिस और फायर ब्रिगेड घटना के करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे और तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। साफ है, पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि वो क्राइम होने से रोके या फिर क्रिमिनल्स को पकड़े। अगर पुलिस
क्रिमिनल से डरने लगे तो ये बात समझ लेना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद इस मामले की इंक्वायरी अब सीबीआई कर रही है और ये उम्मीद करना चाहिए कि इस मामले से जुड़े सभी लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। दोस्तों, बंगाल बारूद के मुहाने पर बैठा हुआ है और हिंसा यहां आम बात हो गई है। मई 2021 में जब टीएमसी तीसरी बार चुनाव जीती तो चुनाव के बाद हिंसा में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। चुनाव तो यूपी और पंजाब में भी हुए, मगर मैंने नहीं सुना कि वहां राइवल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को मारा गया हो। अगर 11 साल से सीएम रहते हुए भी ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, तो बेहतर यही होगा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वो जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक करिए और बगल में घंटी बनी है उस पर भी क्लिक करिए और उस पर ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा फ्रेंड्स। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।